हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने बेटा पहले 2 वीडियो जिसके मैंने अपलोड किया हुआ है और उसमें मैंने अल्कोहल के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, अल्कोहल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हमने डिस्कस किया हुआ है। अल्कोहल के टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन के बेस क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। मतलब ये कि अल्कोहल के कुछ पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है और बाकी के जो पार्ट है आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में बेटा अल्कोहल को हम लोग फिनिश कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फिनॉल शुरू करेंगे। पहले हम लोग अल्कोहल की सारी बातें पढ़ेंगे, अल्कोहल के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, उसके बाद फिनॉल के बारे में एंड देन लास्ट में ईथर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो मेन रिलेटेड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो कोई भी कंपाउंड हो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है कि कोई भी चीज़ है वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर वो सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसमें फिर हम लोग बताते हैं कि भाई बनता क्या है, प्रोडक्ट कितने टाइप्स के बनते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि जो अल्कोहल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कमर्शियल अल्कोहल्स होते हैं वो क्या हैं, उनका प्रिपरेशंस कैसे होता है। तो ये सारी बातों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो तो चलिए बेटा हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहले हम लोग जानेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। जो अल्कोहल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा ये है अल्कोहल्स आर फिजिकल स्टेट। जो अल्कोहल्स होते हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है बेटा, तो देखो द लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, बर्निंग टेस्ट। द हायर मेंबर्स हैविंग मोर देन 12 कार्बन एटम्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्स लाइक सॉलिड। मतलब ये ना बेटा कि जो अल्कोहल्स होते हैं जिसमें C1 से C3 तक कार्बन एटम अगर हैं तो ये लोअर मेंबर्स माने जाते हैं, लोअर मेंबर्स। ठीक है, इसको हम लोग लोअर मेंबर्स बोलेंगे। तो जिस अल्कोहल में C1 से C3 तक कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो अल्कोहल्स जो होते हैं लिक्विड होते हैं। तो इसका मतलब ये जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। मतलब जिस अल्कोहल में कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है वो लिक्विड के फॉर्म में पाए जाएंगे। क्लियर है बात। उसके बाद जिस अल्कोहल में कार्बन की संख्या 4 से कार्बन की संख्या 11 है, ठीक है बेटा, लोअर मेंबर्स ये हो गए 1 2 3, कलरलेस लिक्विड होंगे, ये जो होंगे कलरलेस लिक्विड होंगे। हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, जलने के जैसा कोई टेस्ट होगा। द हायर मेंबर हैविंग मोर देन 12, मतलब यहाँ पे देखिए C4 से C11 तक जो भी होंगे वो हैविंग मोर देन 12 कार्बन एटम आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्स लाइक सॉलिड। तो देखिए C1 से लेके C3 तक बेटा ये अल्कोहल्स होते हैं, ये लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर C4 से C11 ये भी जो होंगे लिक्विड के ही फॉर्म में पाए जाएंगे, ये भी जो होंगे लिक्विड के फॉर्म में पाए जाएंगे। लेकिन C12 से C इनफाइनाइट तक जो भी होंगे कार्बन एटम 12 से ज़्यादा होंगे वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्स लाइक सॉलिड होंगे। ये कैसे होंगे बेटा, वैक्स लाइक सॉलिड। ठीक है, तो ये जो होंगे लिक्विड्स होंगे, ये भी लिक्विड्स होंगे। एंड C12 से अपर मतलब ऊपर
कार्बन 12 से जितने भी ऊपर के एल्कोहल्स होंगे उन सबों का जो फिजिकल स्टेट होगा वो वैक्स लाइक सॉलिड होगा। जैसे मोमबत्ती होता है ना, कैंडल, वैक्स लाइक सॉलिड, उस तरह का सॉलिड है। आगे बात समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। दूसरा जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो क्या होता है? ये ना बेटा बॉइलिंग पॉइंट है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं? अभी हमने पढ़ा ना कि C1 से लेके C12 तक, C11 तक के जितने भी एल्कोहल्स हैं वो जर्नली लिक्विड्स के फॉर्म में होंगे, और C12 से ऊपर के जितने भी एल्कोहल्स होंगे, मतलब एक ऐसे एल्कोहल जिसमें कार्बन की संख्या 12 से ज़्यादा हो या 12 हो, तो वो वैक्स लाइक सॉलिड के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो जनरली जो हम लोग एल्कोहल ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं अपने जीवन में, तो वो ज़्यादातर लिक्विड के फॉर्म में है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा देख लो, जिसमें ब्रांचिंग होती जाती है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अल्कोहल से कम होता है, और टर्शियरी अल्कोहल्स जो होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है। आई बात समझ में? तो वही बातें बताई गई हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाइयर होता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अल्कोहल से कम होते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से ही कम होते हैं। यानी सेकेंडरी अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाईएस्ट, एंड टर्शियरी अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज लोवेस्ट। आप देख भी लो, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल और इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, इसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, एंड दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, इसको हम लोग टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। तो इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी है तो सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी उससे थोड़ा लेस हो गया, टर्शियरी उससे भी लेस हो गया। तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं एल्कोहल से, ठीक है। तो ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी के पास आते हैं बेटा। जो तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा दैट इज सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज in molecular weight. The solubility of lower alcohol in water is due to formation of hydrogen bond between alcohol and water molecules. मतलब ये बेटा कि जो लोअर मेंबर्स एल्कोहल्स होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, वैसे एल्कोहल्स होते हैं हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। बट जो जिसमें जो हायर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल्स होते हैं वो कम सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। With increase in molecular weight, the solubility of lower alcohols in water, solubility of alcohols in water is due to lower होता जाता है due to formation of hydrogen bond between alcohol and water. alcohol and water के बीच में जब हम लोग अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व करवाते हैं तो हाइड्रोजन और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से द सॉल्युबिलिटी The lower members of alcohol are highly soluble in water, but solubility decreases with increases in molecular weight. जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ते जाते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है घटती जाती है। यानी कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी जो होगी घटती जाएगी, और कार्बन की संख्या जितनी कम रहेगी अल्कोहल में वो उतना हाईली सॉल्युबल इन वाटर होगा। ठीक है, आगे आते हैं बेटा, अगली प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ये क्या है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स क्या क्या होते हैं? देखिए बेटा, हमने आपको पहले भी कहा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मतलब एल्कोहल्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपको जो एल्कोहल है वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो एल्कोहल्स होते हैं ना बेटा वो बेसिकली 3 तरह के
रिएक्शंस को शो करते हैं। जो अल्कोहल्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के रिएक्शंस को शो करते हैं। पहला, when OH bond is broken, alcohol react as nucleophilic। जब OH बॉन्ड, देखिए अल्कोहल में क्या होता है, मान लो एक सबसे सिंपल अल्कोहल हम लोग लेते हैं C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C और H के बीच भी बॉन्ड बना हुआ है। जैसे अगर आप इसको ओपन करके बना दे थोड़ा सा, तो C2 है, फिर इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे O आ जाएगा, फिर इसमें भी H, फिर H H H H H, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, जो अल्कोहल्स हैं वो 3 तरह से रिएक्शन देते हैं। पहला, when OH बॉन्ड इज ब्रोकन, O और H के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तब जो अल्कोहल्स होते हैं रिएक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक्स। जो अल्कोहल्स होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं, न्यूक्लियोफिलिक की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। तो जब O और H, देखिए ये O और H है ना, ये वाला जो बॉन्ड टूटता है यहाँ से, जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो जो हमारा अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह रिएक्ट करने लगता है बेटा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक में देखिए क्या होता है, पीछे से जो ये अटैक होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के ऊपर, वो पीछे से जा करके उस पर अटैक करते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस तरह का बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है, व्हेन C और O, या फिर इसको ना हम लोग ऐसे भी बोलते हैं C और OH, इसके बीच का बॉन्ड टूटता है, यानी C और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। ब्रोकन अल्कोहल्स रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक की तरह रिएक्ट करता है और वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। मतलब ये बेटा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आपको याद रखना चाहिए कि जब हाइड्रोजन अल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है, और जब C और O या C और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रोकन होता है तो अल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक्स। यानी अल्कोहल्स जो हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शंस भी देंगे, और एक ऐसा भी रिएक्शंस होता है जिसमें OH बॉन्ड और CO बॉन्ड ये दोनों टूटते हैं। बेस्ड ऑन द क्लैवेज ऑफ OH एंड CO बॉन्ड, द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 ग्रुप्स, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लैवेज ऑफ OH एंड CO। अभी तो हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ नहीं रहे, लेकिन फिनॉल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी हमारा जो अल्कोहल होता है बेसिकली 3 तरह के रिएक्शन शो करता है। पहला न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक, और एक ऐसा भी होता है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों तरह के रिएक्शंस को शो करता है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग अलग अलग इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और कौन कौन से जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लैवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी O और H के बीच का जो बॉन्ड टूटता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है। तो उस सिचुएशन में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं अल्कोहल के, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहला है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, आपको भी पता है कि एक्टिव मेटल्स कौन कौन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम। एक्टिव मेटल्स जो होते हैं ना बेटा, यहाँ पे हम लोग M की जगह लिख सकते हैं, M मतलब मेटल, ठीक है। ये एक्टिव मेटल में आ जाएंगे आपके सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे ना बेटा एक्टिव मेटल्स हैं। यानी जो अल्कोहल है वो एक्टिव मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। R2ROH plus 2M gives out 2ROM plus H2, ये आपका फॉर्मूला है। और यहाँ पे ना बेटा ये जो एरो का निशान बना हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में बना है, मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है तो जाहिर सी बात है हर गैस की टेंडेंसी होती है ऊपर उठना, क्योंकि गैस की डेंसिटी बड़ा कम होती है तो वो हल्का होने के कारण हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी जो है इस रिएक्शन के दौरान बनेगा और वो बाहर निकल जाएगा। अब जैसे देखो बेटा मान लीजिए हमने R की जगह क्या रख लिया, C2H5 रख लिया हमने R की जगह, तो यहाँ पे हम लोग 2C2H5OH
ये ना बेटा ये जो है ना बेटा R है, ये R है ना, तो ये R है, OH है तो ये OH हो गया, ठीक है। प्लस 2m का मतलब जानते हो बेटा 2 मेटल, मतलब मेटल के कितने आपको मोल्स लेने हैं, 2 मोल्स लेने हैं। तो कोई भी मेटल आप ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे Na ले लिया, ठीक है बेटा। तो देखो क्या बनेगा 2R, R आपने किसको माना है C2H5, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे C2H5, ठीक है। फिर O और M किसको लिया आपने, मेटल सोडियम लिया है तो ये सोडियम हो गया, ठीक है। और प्लस H2 जो है बाहर निकल जाएगा। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से आप एक और रिएक्शन देख सकते हो, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है एल्युमिनियम के साथ भी इसको ले सकते हैं, पोटेशियम के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पोटेशियम के साथ लिखोगे तो यही रिएक्शन क्या हो जाएगा इस तरह से 2C2H5OH plus 2K gives out 2C2H5OK plus H2। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, ये मेटल हाइड्राइड्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा अल्कोहल है वो मेटल हाइड्राइड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है ये आपको बतानी है, ठीक है बेटा। तो देखो हमने सबसे सिंपल वाला जो हमारा अल्कोहल है मेथेनॉल, जिसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल दिया है, उसको हमने सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया है। तो ये देखिए ये R हो गया, फिर ये OH हो गया, प्लस NaH हो गया, गिव्स आउट RONA, मेटल कह सकते हो आप, ठीक है, और प्लस H2 जो है बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग दूसरा इक्वेशन भी लिख सकते हो। जैसे हमने R की जगह CH3 लिया है ना, मेथिल लिया है, तो हम लोग एथाइल भी ले सकते हैं, यानी C2H5OH प्लस NaH गिव्स आउट क्या हो जाएगा बेटा, देखिए C2H5O Na प्लस H2। आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो अल्कोहल होता है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन देता है और इस तरह से मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है। आई बात समझ में। तो आपको बेसिकली मेन बेटा क्या होता है ना, ये फॉर्मूला याद रखना होता है। ये फॉर्मूला याद रखोगे ना बेटा तो आसानी से आपका जो है कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। इसका देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये दोनों फिजिकल तो नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। हमने अल्कोहल का रिएक्शन दिखाया है किसके साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ, फिर मेटल हाइड्राइड के साथ, ठीक है। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा। अगली प्रॉपर्टी भी जो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ही होंगी एंड वो क्या होंगी देखिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लैवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के क्लैवेज से कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो अभी हम दो आगे पढ़ा, फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा क्या है, वही चीज़ है। तीसरा रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टरिफिकेशन क्या है, जब हम लोग किसी अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो एक एस्टर बनता है, साथ में वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ये रिएक्शन होगा ना अल्कोहल के बीच और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच तो एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी दे दिया गया है एस्टरिफिकेशन। जैसे देखो बेटा गले में देखिए एस्टरिफिकेशन में ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप फॉर्मूले के हिसाब से रखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे रख ले रहे हैं R की जगह CH3, ये R हो गया बेटा, COOH जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, प्लस R डैश। R डैश का मतलब हो गया ना बेटा कि यहाँ पर R है, ये R हो गया, तो R डैश का मतलब है ना कि यहाँ पे इस R से अलग कोई चीज़ रखना है। मतलब आप मेथिल को नहीं रख सकते हैं, कुछ और रखिए वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग मेथिल को ना रख करके क्या रख लें, एथिल को रख लें। एथिल को हम लोग रख लें, तो एथिल को रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देख लो यहाँ पे आ जाएगा
C2H5OH, ये R हो गया, ठीक है, और ये OH हो गया। किसके प्रेजेंट में रिएक्शन करवाना है बेटा? कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। आई बात समझ में? किसके प्रेजेंट में रिएक्शन करवाना है? कॉन्क H2SO4। तो अब देखिए हमारा बनेगा क्या? R आपने किसको, ये जो है ना बेटा R डैश हो गया, ये क्या हो गया? R डैश हो गया। मतलब R और R डैश वो बस आपको ये इंडिकेट कर रहा है ना कि दोनों अलग अलग हैं। R अलग है, कोई अलग से रेडिकल है, कोई अलग दूसरा एल्काइल ग्रुप है, और R डैश कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप है। दोनों सेम नहीं होने चाहिए। यानी अगर आप यहाँ CH3 रखे हो तो यहाँ भी CH3 नहीं रख सकते हो बेटा। आ रही बात समझ में? अब R का मतलब हो गया CH3 COO R डैश यानी C2H5। देखिए ये R डैश है, ये R है, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास? CH3 COO C2H5 प्लस H2O। आई बात समझ में? तो ये जो है अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है वो बताया गया है। और ये जो है ना बेटा एक एस्टर है, दिस इज एस्टर। ये जो है ना एक एस्टर है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम भी दे दिया गया है एस्टरिफिकेशन, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया गया है? एस्टरिफिकेशन। और जो एस्टर है उसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपको भी पता है RMgX, ये जो होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है। X क्या है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है, कुछ कोई हैलाइड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। CH3OH प्लस C2H5 MgBr गिव्स आउट C2H6 प्लस CH3OMgBr। इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, बस ये किस तरह से रिएक्शन करता है वो दिखा दिया गया, ठीक है। अब जब OH बॉन्ड जो है ब्रोकन होता है और अल्कोहल जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, तो वैसे सिचुएशन में जो अल्कोहल होता है वो एसिडिक नेचर शो करने लगता है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो एक उससे थोड़ा कम होते हैं। मतलब प्राइमरी अल्कोहल सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और टर्सरी अल्कोहल जो होगा सबसे वीक हो जाएगा। आई बात समझ में? और ये एसिड की तरह वर्क कर रहे हैं, एसिड की तरह, ठीक है। तो ये जो है एसिड की तरह वर्क कर रहे हैं, तो उसमें जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। टर्सरी अल्कोहल जो होगा वो सबसे वीक एसिड की तरह काम करेगा। आई बात समझ में? क्योंकि वहाँ पे OH बॉन्ड टूटता है ना, ये एसिडिक एसिड की तरह क्यों वर्क कर रहा है? OH बॉन्ड जब टूटता है, मान लीजिए ये O है और ये H है, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जब टूटता है ना तो ये H+ के रूप में निकलता है। तो जितना H+ के रूप में निकलने लगा तो कोई भी सब्सटेंस जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है उसमें से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है तो वो एसिड की तरह वर्क करता है, वो एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। उसी तरीके से जब OH बॉन्ड अल्कोहल का टूटता है तो उसमें से हाइड्रोजन आयन जो होता है बाहर निकलता है, एंड सो इट इज़ वर्क लाइक अ एसिड। क्लियर है? चलिए अगली प्रॉपर्टी की ओर चले बेटा हम लोग। चलिए आते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ। और अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा हमारा वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लैवेज ऑफ CO बॉन्ड। अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े वो OH बॉन्ड के O और H के बीच में जो बॉन्ड बना था उसके टूटने से रिएक्शन हो रहे थे, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। मतलब OH बॉन्ड के टूटने से अल्कोहल जो होता है किस किस तरह के रिएक्शन करता है वो चीज़ें हमने अभी सीखा। अब हमको सीखना है कि जब अल्कोहल का C और O के बीच जो बॉन्ड है वो जब ब्रेक होता है तो वो किस तरह के रिएक्शंस देता है, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लैवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, या फिर यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब COH के बीच जो बॉन्ड है वो टूटता है, वो ब्रेक होता है, तब क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। वैसे सिचुएशन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेशन सो दे रिएक्ट फास्टर। टर्सरी अल्कोहल जो होता है सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स हैव इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी। सेकेंडरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है वो बीच में होती है, और प्राइमरी अल्कोहल जो होता है सबसे लोवेस्ट रिएक्ट होता है, सबसे लोएस्ट रिएक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ये तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा हम लोग
रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, यहाँ पे ये सारे जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो किसके बेस पे, C और O के बीच जो बॉन्ड बना है या C और OH के बीच जो बॉन्ड बना है वो जब ब्रेक हो रहा है तो अल्कोहल जो होता है किस किस तरह के रिएक्शन को शो करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। जो रिएक्शन होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्शन मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड से थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ROH ये जो है ना एक एल्कोहल है, प्लस HX ZnCl2 के प्रेजेंट में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं RH प्लस H2O। मतलब ये है बेटा कि जो रिएक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। देखिए R की जगह हम लोग क्या रख लें, R की जगह आप CH3 रख सकते हो, R की जगह आप C2H5 रख सकते हो, R की जगह आप C3H7 रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। ठीक है, तो R की जगह जो है ना हम सबसे सिंपल रख रहे हैं, R की जगह C2H5OH, क्योंकि एथेनॉल ही जो है सबसे ज़्यादा अल्कोहल के तौर पे यूज़ होता है, प्लस HX ये बार बार नीचे आ जा रहा है पैर के तार। ठीक है, HX मतलब हो गया हम लोग आप HI ले लीजिए, HBr ले लीजिए या HCl ले लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे HCl ले ले रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब किसके प्रेजेंट में रिएक्शन करवाना है बेटा, तो एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। अब इसको ना बेटा हीट करना है, तभी ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। हीट करना है तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस H2O ये बनेगा। यहाँ का R जो है ना, मान लो ये फर्स्ट हो गया और ये जो है सेकंड हो गया, यहाँ का ये फर्स्ट हो गया और ये Cl जो हो गया सेकंड हो गया, तो इसका फर्स्ट जो है सेकंड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी ये R जो है किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, Cl के साथ। तो क्या बना लेगा, C2H5Cl, और यहाँ का जो सेकंड वाला पार्ट है OH वो H के साथ रिएक्शन कर लेगा, बन जाएगा H2। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हाइलाइट के साथ रिएक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस हाइलाइट्स देख लीजिए हमारे पास हैं PCl5 एंड PCl3, PCl5 होंगे और PCl3 होंगे। ठीक है, तो देखिए ROH का मतलब है कि हम लोग R की जगह पे कोई रेडिकल्स ले लें। R का मतलब ना बेटा रेडिकल्स होता है, रेडिकल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं एल्काइल ग्रुप। हमने आपको बताया था कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जितने भी एल्केन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से एक एक हाइड्रोजन कम करते जाइए। मेथेन है तो उसका फॉर्मूला CH4 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम करिए CH3, तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया। एथेन है C2H6 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम करिए C2H5 हो गया, ये एल्काइल ग्रुप है। प्रोपेन है C3H8 होता है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन कम करिए C3H7 हो जाएगा, तो ये एक एल्काइल ग्रुप है। तो R की जगह आप उसमें से कुछ भी रख सकते हो। तो बेटा हम सबसे सिंपल जो है C2H5 रख रहे हैं। ठीक है, C2H5OH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या बनेगा बेटा, R की जगह आपने क्या लिया है, C2H5, तो यहाँ भी R की जगह C2H5 रख लीजिए और Cl बन गया, प्लस POCl3 प्लस HCl। ये रिएक्शन होगा बेटा, देख लो बिल्कुल उसी तरह। R की जगह हमने जो R लिया है वो रख लिया है, PCl5 रखा है, RCl, R की जगह C2H5Cl आ गया, POCl3 प्लस HCl। क्लियर है, कोई दिक्कत। रिएक्शन में रटना क्या है बेटा, कुछ रटना नहीं है, आप ये केवल फॉर्मूला याद करते चलो बेटा, फॉर्मूला याद रहेगा सारा रिएक्शन तुम लिख लोगे बेटा, रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इसीलिए ये फॉर्मूला पहले लिखवाया जा रहा है। आप मैथ भी पढ़ते हो तो पहले फॉर्मूला याद करते हो कि नहीं करते हो, तो पहले फॉर्मूला याद करोगे तो उसके बाद जैसे मैथ पढ़ने जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ कुछ भी निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई दी रहती है, हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके लिए भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके लिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला तो मेन है ना बेटा, फॉर्मूला याद रखोगे तभी तो निकल पाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको जितने रिएक्शंस लिखने हैं उनके फॉर्मूले याद करते जाइए बेटा। ये R के
के टर्म में जो लिखा जा रहा है ना वो फॉर्मूला है, और उसके बेस्ड ये एक रिएक्शन है, तो वो फॉर्मूला लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा 3R का मतलब हो गया, R की जगह हमने C2H5 रखा था, तो यहाँ पे 3C2H5OH हमने रखा, प्लस P और X3 की जगह हम लोग Cl3 रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे Cl3 gives out 3R 3 और C2H5 X की जगह पे हमने क्या रखा है Cl प्लस H3PO3, ये PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन है। यानी आपसे सवाल पूछे कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अल्कोहल किस तरह से रिएक्शन करता है, तो ये देखो बेटा एग्जाम में ना कभी ये नहीं पूछता है कि जो क्या कहा अल्कोहल्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बताइए, कभी एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछता है। सवाल कभी ये नहीं पूछेगा कि केमिकल प्रॉपर्टी बताइए अल्कोहल की, नहीं बेटा, सवाल जानते हो क्या पूछता है, वो ये पूछेगा कि अल्कोहल जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ किस तरह रिएक्शन करता है, केवल रिएक्शन लिखिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किस तरह रिएक्शन करता है, केवल रिएक्शन लिखिए। तो वो चीज़ आपको याद करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ फिर से आ गई, R की जगह हमने C2H5OH प्लस HX, वही ऊपर वाला HX यानी HCl, एनहाइड्रस ZnCl2, इसको थोड़ा सा हीट किया गया, R C2H5Cl और प्लस H2O। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस हैं जो अल्कोहल जो है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ शो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग कुछ ऐसे भी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दोनों तरह के रिएक्शंस होते हैं। O और H के बीच जो बॉन्ड है वो टूटता है तभी भी, और C और O के बीच जो बॉन्ड टूटता है उस तरह के, मतलब दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं, तो उस तरह के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लेवेज ऑफ अल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। क्लेवेज का मतलब यहाँ पे टूटना हो रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिसमें क्लेवेज ऑफ एल्काइल्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दोनों टूटते हैं, तो उस तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए ये जो है ना हमारा एथेनॉल है, दिस इज C2H5OH, ये एथेनॉल है। ठीक है, इसको हमने हीट किया, इसको हमने क्या किया, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, ये जो सिंगल बॉन्ड था ना वो डिसोसिएट हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, साथ में H2O जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे रखा, यही चीज़ तो है, फिर से चलो यही रखते हैं, C2H5OH, हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट किया तो CH, यहाँ नीचे H, डबल बॉन्ड CH, फिर इधर भी H प्लस H2O, इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये जो है ना एथेन है, एथेन एंड दिस इज एथेन जो है एथीन बन गया। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना बेटा कि पूछता है कि कैसे हम लोग एथेनॉल को, सॉरी एथेनॉल है ये, एथेनॉल OL है, एथेनॉल, कैसे हम लोग एथेनॉल को एथीन में चेंज करेंगे, कन्वर्जन जिसको कहते हैं कि एथेनॉल को, या कभी पूछता है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन एथीन फ्रॉम द एथेनॉल, तो ये रिएक्शन आपको देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद जो है बेटा ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे C और O नहीं बेटा, यहाँ पे ना C और H के बीच यहाँ का बॉन्ड टूटता है, और ये O और H के बीच, ये तो ठीक है, ये वाली चीज़ जो है गड़बड़ है, ये नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा। यहाँ C और H के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, और O और H के बीच का बॉन्ड जो है वो टूट रहा है।
या नहीं बेटा, यहाँ भी चल सकता है, क्योंकि C और O के बीच भी बॉन्ड टूटता है, या फिर O और H के बीच भी बॉन्ड टूटता है। ठीक है बेटा, तो आप ना ऐसा करो, ये वाला भी आपका सही था, कोई गड़बड़ नहीं थी बेटा, वो भी सही था। ठीक है, H और C के बीच या C और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, और फिर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब C और O के बीच का भी बॉन्ड टूट सकता है, या फिर O और H के बीच का भी बॉन्ड टूट सकता है। तो क्या बनता है देख लीजिए, इस तरह का। वहाँ भी बॉन्ड जब ब्रेकिंग होती है तो C और O के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे देखो अभी एक एग्जाम्पल करा जाए, ऑक्सीडेशन में तो यही रिएक्शन है बस, तो आप इसको ले सकते हो इस तरीके से, CH3OH gives out CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस H, बैलेंस हो रहा है, 3 और 1 4। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो था ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है यह भी एक केमिकल प्रॉपर्टी ही है अल्कोहल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब ये है बेटा डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अल्कोहल तो सभी की टाइप्स के होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शियरी हो। तो आप कैसे पता लगाओगे कि जो आपको अल्कोहल्स दिया गया है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, कैसे पता लगाओगे? अरे बात समझ में, आप कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारे पास अल्कोहल दिया गया है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी? ठीक है, देखिए ल्यूका टेस्ट, विक्टर मेयर्स टेस्ट, दो तरह के बेसिकली टेस्ट, और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो मेन जो टेस्ट होते हैं वो दो ही तरीके के होते हैं। एक होता है ल्यूकास टेस्ट और एक होता है विक्टर मेयर टेस्ट। ये दो टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से, जिसके हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि जो आपको अल्कोहल दिया गया है वो जनरली किस तरह का अल्कोहल है। ठीक है, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा पेज नंबर 11 पे चलते हैं बेटा। यहाँ पे जो है ना बेटा, ये CH3OH, इसको ना इस फॉर्म में बॉन्ड का टूटना दिखाया गया है, तो बॉन्ड का टूटना इसमें दिखना चाहिए बेटा आपको कि बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है। ठीक है, बॉन्ड का टूटना आपको दिखना चाहिए कि एक बॉन्ड यहाँ टूट रहा है, चाहे यहाँ का बॉन्ड टूटे चाहे यहाँ का बॉन्ड टूटे। तो आप इस वाले रिएक्शन को ना इसी फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए कि इस फॉर्म में लिखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई कौन से बॉन्ड जो है वो कहाँ से टूट रहे हैं। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को आप इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं हम लोग कि हम लोग पढ़ रहे थे कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल में कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल। तो इसके लिए लुकास टेस्ट है। इन दिस टेस्ट एन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस ZnCl2 कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, यानी HCl कंसंट्रेटेड HCl और प्लस कोंक HCl है, ये कोंक HCl और ZnCl2, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ल्यूकास रिएजेंट। अब इस ल्यूकास रिएजेंट के हेल्प से आप आसानी से बता सकते हो कि जो अल्कोहल आपको दिया गया है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। देखो कैसे, देखिए बेटा, द अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड्स सिंस द अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, देयर फॉर्मेशन इज इंडिकेटेड बाय द अपीयरेंस ऑफ turbidity in the reaction mixture since the order of reactivity of alcohol with halogen acids are, tertiary alcohol जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी उससे थोड़ा कम, और प्राइमरी जो होता है सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, मतलब ये कि 3 तरह के, देखो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा पहला टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा तीसरा टेस्ट ट्यूब है। इसमें मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल दिया है, इसमें सेकेंड, मतलब मान लो कि ये तो पता ही नहीं है आपको। देखो बेटा, पहले यहाँ पे देखिए, पहले द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ
cloudiness will be different in different alcohols and this test help to distinguish them. A tertiary alcohol produce cloudiness immediately. जो टर्सरी अल्कोहल होगा ना वो क्लाउडीनेस जो होगा बिल्कुल तुरंत ही शो कर देगा. सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस क्लाउडीनेस विद इन 5 मिनट्स. सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा उसका जो क्लाउडीनेस होगा मतलब उसका जो कलर थोड़ा सा चेंज होगा वो 5 मिनट्स लग जाएंगे. और प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, प्रोड्यूस क्लाउडीनेस ओनली अपॉन हीटिंग. मतलब ये बेटा अब यहाँ पे समझिए, ये देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल है और ये जो है टर्शियरी अल्कोहल है. ठीक है, थोड़ा सा गंदा लग रहा है नहीं बेटा, ये सही नहीं है, इसको इरेज किया जाए. अब देखो बेटा आप समझिए, ये ब्लू कलर से है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये ग्रीन कलर से है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये येलो कलर से है तो ये टर्शियरी अल्कोहल है. और आपको भी पता है कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, टर्शियरी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी जो होते हैं वो थोड़ा मीडियम में होते हैं और प्राइमरी बिल्कुल लो रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, 1, 2 एंड दिस इज 3. 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है और तीनों में हमने अल्कोहल रखा हुआ है. हमको ये नहीं पता है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है. ठीक है, हमको नहीं पता है. तो 3 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, अल्कोहल ले लिया. अब तीनों में जो है ना हम लोग ल्यूकास रीएजेंट, दिस इज ल्यूकास रीएजेंट, इसको हम लोग डालेंगे तीनों में बारी बारी कर से ल्यूकास रीएजेंट डालेंगे. ठीक है, तो डालेंगे तो क्या होगा कि जिसमें कलर जो होगा ना, देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्रेश आपको वाटर की तरह एक लिक्विड दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश, उसमें कोई मतलब क्लाउडीनेस वगैरह नहीं है, मतलब वो पानी गंदा गंदा टाइप का नहीं दिख रहा है, इस तरह का नहीं दिख रहा है, देख लीजिए इस तरह का नहीं दिख रहा है. तो 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल और एक में टर्शियरी अल्कोहल है. आपको बताना है कि किसमें प्राइमरी अल्कोहल है, किसमें सेकेंडरी अल्कोहल है और किसमें जो है टर्शियरी अल्कोहल है. तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें ल्यूकास रीएजेंट डाल देंगे. ठीक है, ल्यूकास रीएजेंट हमने डाला, तीनों टेस्ट ट्यूब जो है तीनों में बारी बारी से डाला. एक में क्या हुआ, तुरंत जो है कलर चेंज हो गया, वो जो सॉल्यूशन आपने अल्कोहल रखा था तुरंत कलर चेंज हो गया, क्लाउडनेस हो गया, यानी वो जो वाटर की तरह आपको बिल्कुल फ्रेश वाटर की तरह अल्कोहल दिख रहा था वो बिल्कुल गंदा जैसा दिखने लगा. देखिए ये बिल्कुल फ्रेश है और ये देखिए कैसा हो गया, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्लाउडीनेस. तो तुरंत अगर ऐसा आ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो किस टाइप का अल्कोहल बेटा, टर्शियरी अल्कोहल है. और 5 मिनट इंतजार करने के बाद अल्कोहल का जो कलर है वो चेंज होता है, यानी उसमें क्लाउडीनेस आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल है. और अगर बिना हीट किए क्लाउडीनेस आए ही ना या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, घंटे 2 घंटे लग जाए, जब तक हीट ना करे तब तक क्लाउडीनेस ना आए, तो समझ लीजिएगा कि वो प्राइमरी अल्कोहल है. आई बात समझ में बेटा? तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं. टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस क्लाउडीनेस इमीडिएटली. अगर आप टर्शियरी अल्कोहल के अंदर ल्यूकास रीएजेंट डाल रहे हैं तो वो कलर तुरंत चेंज कर देगा. सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा थोड़ा टाइम लेगा, 5 मिनट्स लगेंगे. प्राइमरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा कि कलर चेंज होगा ही नहीं, घंटे 2 घंटे बीत गए, आप इंतजार कर रहे हैं, कलर ही नहीं चेंज हो रहा है, थोड़ा सा हीट करोगे तब कलर हो सकता है चेंज हो जाए. तो वो जो अल्कोहल होगा दैट इज प्राइमरी अल्कोहल. तो ये ल्यूकास टेस्ट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट करने के लिए, मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये ल्यूकास टेस्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, दूसरा है विक्टर मेयर्स टेस्ट. ये क्या है? दिस टेस्ट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स. पहला, द गिवन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल आयोडाइड. उसके बाद द अल्काइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्रोएल्केन. द नाइट्रोएल्केन इज फाइनली रिएक्टेड विथ नाइट्रस एसिड, दैट इज इसके साथ, एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज मेड अल्कलाइन. तो देखिए क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड रेड कलर इंडिकेट द प्राइमरी अल्कोहल. अगर वो रेड कलर का हो गया तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर सो द ओरिजिनल अल्कोहल टू बी सेकेंडरी. अगर वो ब्लू कलर का हो जाता है अल्कोहल का कलर तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है. कलरलेस सॉल्यूशन मीन्स द अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल. कुछ समझ आया? द गिवन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन
रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा, अगर ब्लड की तरह रेड हो गया तो फिर वो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर वो ब्लू कलर का हो गया तो फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर वो कलरलेस लिक्विड रह गया तो फिर वो क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं विक्टर मेयर्स टेस्ट। ये भी जो है ना एक बड़ा ही मतलब बढ़िया तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो अल्कोहल हमको दिया गया है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो ये ल्यूकास टेस्ट है, ठीक है, ये विक्टर मेयर्स टेस्ट है, और ये जो है ल्यूकास टेस्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना बेटा ये है, और सबसे ये मतलब बढ़िया भी होता है, असरदार भी होता है, इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। और ये जो है हमारा विक्टर मेयर्स टेस्ट है। अगला हम लोग टॉपिक की ओर बढ़े बेटा। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स। हमने आपको बताया भी था कमर्शियल एल्कोहल्स वो होते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कमर्शियल एल्कोहल्स होंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री को चलाने में यूज़ हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को चलाने में यूज़ किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक या दो बूंद से तो होगा नहीं, इंडस्ट्री आपकी चलेगी नहीं, उसको काफ़ी बड़े पैमाने पे लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसके लिए इंडस्ट्रियल मेथड भी आपने पढ़ा था कि किस तरह से इंडस्ट्रियल फील्ड में जो एल्कोहल्स होते हैं उनका प्रिपरेशन होता है। अब हम लोग ये जानेंगे बेटा कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल कौन कौन से हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला बेटा CH3 और OH, दिस इज मेथेनॉल। ये मेथेनॉल है, क्या है, ये भी एक इंडस्ट्रियल एल्कोहल है। मेथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट और वुड एल्कोहल बिकॉज इट वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। नाउअडे इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस। A mixture of carbon monoxide and hydrogen is passed over catalyst consisting of oxides of copper, zinc and chromium at 573 Kelvin to 673 and under 200 to 300 atmospheric pressure when methanol is formed। मतलब ये बेटा कि जब देखिए क्या लिखा है, नाउ अ डे इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, यही है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर गैस। A mixture of carbon monoxide and hydrogen is passed over catalyst। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोग किसके ऊपर पास करवाते हैं, CuO, कॉपर ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड के ऊपर पास करवाते हैं, तो जो है हमारा मेथेनॉल गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये मेथेनॉल जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। मेथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन। इट इज मिक्सिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब ये वाटर में बिल्कुल मिक्स होता है, चाहे आप 1 गिलास पानी में डालिए, चाहे 2 गिलास पानी में डालिए, चाहे 3 गिलास पानी में डालिए, कितने भी वाटर में ले लीजिए ये जो होगा सॉल्युबल होगा। इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर एंड व्हेन टेकन इंटरनली इट कॉज ब्लाइंडनेस और इवन डेथ। इट गिव्स मोस्ट ऑफ द जनरल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। मतलब ये कि इसको कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है किसी भी प्रोपोर्शन में। पॉइजनस है ये बेटा, ये कैसा होता है, पॉइजनस इन नेचर होता है। अगर किसी भी तरीके से ये आपके शरीर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में चला जाता है तो काउज ब्लाइंडनेस, ये जो होता है आदमी को अंधा कर सकता है, उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। इट गिव्स मोस्ट ऑफ जनरल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, कई सारे जनरल रिएक्शंस एल्कोहल के देता है। इसके यूज़ क्या है, मेथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वर्निसेस। पेंट के लिए, वर्निसेस के लिए सॉल्वेंट के तौर पे इसका यूज़ होता है। एज एन एंटी फ्रीज़र फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। एंटी फ्रीज़र के जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, कार वगैरह होते हैं, उनका जो रेडिएटर्स होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है ताकि उसमें एंटी फ्रीज़र का ये काम करता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विच इज़ वेरी वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक। फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। फॉर डीनेचरिंग इथाइल एल्कोहल, दैट इज टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। डीनेचर्ड एल्कोहल इज commonly known as मेथिलेट स्पिरिट। मतलब ये C2H5OH है जो बेटा, जिसको हम लोग एथेनॉल कह रहे हैं, ये एल्कोहल है।
इसका लोग ज़्यादा यूज़ कहाँ करते हैं? शराब के तौर पे, पीने के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि बेटा सरकार ने इस पर रोक लगा रखा है, लेकिन फिर भी ये एक इंडस्ट्रियल एल्कोहल है, तो इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। तो इंडस्ट्रियल एल्कोहल है तो इंडस्ट्री में इसका यूज़ है, तो सरकार इसको कैसे बंद करवा दे? सरकार इसको नहीं बंद करवा सकती ना बेटा। अगर बंद करवा देगी तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, तरह तरह के जो इंडस्ट्री में काम हो रहे हैं वो ठप हो जाएंगे। तो फिर इसको सरकार कैसे बंद करवा सकती है? नहीं करवा सकती है। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो पीने वाले पियक्कड़ टाइप के लोग हैं उन लोगों को डिपेंड करता है कि भाई सरकार इसको नहीं बंद कर सकती, हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। लेकिन लोग नहीं कर पा रहे, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो C2H5 है OH है, हालांकि ये एक इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, लेकिन फिर भी इसका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। पीने के लिए लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो क्या किया जाता है ना, इसमें लोग इसको ना पिए, इसके लिए इसमें for denatured ethyl alcohol, that is to make unfit drinking purpose, denatured alcohol is commonly known as methylated spirit। मतलब इसमें ना थोड़ी सी मात्रा जो है मेथेनॉल की मिला दी जाती है। जो एथेनॉल है उसमें थोड़ी सी मात्रा एथेनॉल की मिला दी जाती है, मेथेनॉल की मिला दी जाती है, ताकि वो बदबूदार हो जाए। वो बदबू देने लगेगा तो लोग उसको ना पिए। लेकिन फिर भी जो पियक्कड़ टाइप के लोग हैं नहीं छोड़ते हैं भाई, चाहे जितना भी बदबू दे, चाहे जितना भी स्मेल करे, हम तो पियेंगे। लोग खाने बिना रह सकते हैं, दवा के बिना रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते हैं। ये लोगों का नेचर हो गया है। तो कहाँ तक सरकार क्या करेगी बताइए? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना बातों को आप, कि भाई आपको समझना चाहिए कि ये जो है आपके लिए हार्मफुल है। सरकार इसको नहीं रोक सकती बनाना, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल है। तो आपको खुद को कंट्रोल करिए ना, सरकार को क्यों दोष दे रहे हो? ओके चलिए, ये बात की बातें हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो जिस अल्कोहल में ये चीज़ें मिला दी जाती है, मेथेनॉल मिला दिया जाता है, वो बदबूदार हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, तो लोग उसको ना पिए। सरकार इसलिए ऐसा करती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो उसको हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं, डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। उसको हम लोग ना पिए, इसके लिए उसको हम लोग अनफिट बना रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। खैर छोड़िए। एज अ मोटर फ्यूल, इसका यूज़ जो होता है मोटर में फ्यूल के रूप में किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम, ड्रग्स एंड वर्निसेस, परफ्यूम्स बनाने में, ड्रग्स बनाने में, वर्निसेस बनाने में भी जो मेथेनॉल है उसका यूज़ होता है। तो ये देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सरकार इसको कैसे बंद कर दे भाई? चलिए, लोगों को अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। लोग समझते नहीं हैं, कितने सारी दिक्कतें हो रही हैं, लोग ये नहीं देख रहे हैं। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा है एथेनॉल। यही तो है मेन जड़, शराब जिसको कहते हैं, यही है शराब। Ethanol, it is the most important member of the alcohol series and simply known as alcohol. It is also known as grain alcohol because it can be prepared from starchly grains। मतलब जिसमें स्टार्च होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, पोटैटो से, जौ से, ग्रेप्स से, जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, उससे इसको बनाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, कहाँ गया, ग्रेन एल्कोहल या ग्रेन एल्कोहल हम लोग इसको कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन का मतलब हो गया अनाज, अनाजों से, जैसे जौ से बनता है, पोटैटो से बनता है, जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें बनता है। बिकॉज इट कैन प्रिपेयर फ्रॉम स्टार्चली ग्रेन्स, जिस अनाज में स्टार्च बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जौ हो गया, गेहूँ हो गया, उससे ये बनाया जाता है। ठीक है। इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाई फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइल, जिसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस, हमने इसको पहले ही डिस्कस कर दिया बेटा कि किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, पोटैटो से। प्रॉपर्टीज, इट इज़ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा? तो ये कलरलेस लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड्स है, विद कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेजेंट ऑर्डर। इट हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन। इट गिव्स ऑल जनरल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। जितने जनरल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स के होते हैं वो सारे रिएक्शन ये भी देता है, और बर्निंग स्मेल होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है बेटा 351 होती है। प्लेजेंट ऑर्डर, प्लेजेंट ऑर्डर, इसका जो स्मेल होता है प्लेजेंट होता है। उसके बाद यूज ऑफ एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। वही चीज, पेंट, लिक्वर्स, डाइज, वर्निसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। अब सोचिए इस अल्कोहल का कितना यूज है, पेंट में भी, लिक्वर डाइस में भी, वर्निसेस में भी, कॉस्मेटिक्स में भी, परफ्यूम्स में भी। तो भाई बनाना ही पड़ेगा। दूसरा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक बिहेवियर्स, बिहेवियर्स नहीं बेटा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक बर्जेस,
in the preparation of ether, chloroform, iodoform, acetaldehyde, acetic acid, etc. ईथर के फॉर्मेशन में, क्लोरोफॉर्म के, आयोडोफॉर्म के, एसिटल्डिहाइड के, एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सच एज थर्मोमीटर, स्पिरिट लेवल्स, इन एन एंटीफ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, जो ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स होते हैं उसको ठंडा करने के लिए इसका उसमें जो है इसको एंटीफ्रीज के रूप में डाला जाता है। एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, मतलब जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज़ होता है। एज अ फ्यूल इन स्पिरिट लैम्प एंड स्टोव्स, स्पिरिट लैम्प जो हम लोग जनरली जो लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे यूज़ होता है स्पिरिट लैम्प का। इन हॉस्पिटल्स एज एन एंटीसेप्टिक इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। ड्रग्स में, फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट्स में, परफ्यूम्स में इसका जो बनाने में मतलब इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचते हैं इंडस्ट्रियल एल्कोहल्स। अब ये इंडस्ट्रियल एल्कोहल्स क्या है जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में इसका हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एल्कोहल तभी हमने पढ़ा एथेनॉल एंड मेथेनॉल, ठीक है। अब इंडस्ट्री में इसका किस तरह यूज़ हो रहा है वो, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एल्कोहल। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है बेटा, एल्कोहल का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। तो एल्कोहल जो है यहाँ पे अब बिल्कुल आज फिनिश हो गया। एल्कोहल के बारे में अब हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, जितने भी एल्कोहल्स के टॉपिक्स थे वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हमको फिनॉल पढ़ना है, फिनॉल के सारे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, फिर ईथर, उसके बाद ये भी चैप्टर खत्म। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बस एल्कोहल खत्म हुआ है। और मैंने पहले ही कहा था बेटा कि ये चैप्टर बड़ा लंबा होने वाला है, बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हाँ लंबा तो है लेकिन कोई खास टफ नहीं है, उसको कहा जाए ना टफनेस नहीं है इसमें, ईजी है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या है। इथाइल अल्कोहल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स विच इज क्वाइट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। इट इज सोल्ड इन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ प्योरिटी फॉर डिफरेंट पर्पस, दिस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। मतलब ना इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, सोल्ड इन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ प्योरिटी फॉर डिफरेंट पर्पस, मतलब अलग अलग इसकी प्योरिटीज़ होती हैं। कहीं पे मतलब 95% है, तो कहीं पे 40% है, तो कहीं पे 10% है, तो कहीं पे 20% है। तो इसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं उसकी प्योरिटी के आधार पे, कि अगर इतना प्योर है तो इसको ये कहेंगे, इतना प्योर है तो ये कहेंगे, इतना प्योर है तो ये कहेंगे। आई बात समझ में। जैसे आप सोना खरीदने जाते हो ना, तो सोना में भी कैरेट रहता है कि ये गोल्ड जो है 24 कैरेट का है, महंगा है, ये गोल्ड जो है 23 कैरेट का है, थोड़ा सस्ता है, ये 22 कैरेट का है, ये 18 कैरेट का है, ये 15 कैरेट का है, अब तो 9 कैरेट के भी गोल्ड आ गए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो एल्कोहल्स होता है, सबसे मेन इंडस्ट्रियल एल्कोहल है ये, और इसके भी ग्रेड चलते हैं प्योरिटी के आधार पे, ठीक है। तो कितने तरह के इसको मतलब कितने भागों में बांटा गया है इसके प्योरिटी के आधार पे। पहला है एब्सोल्यूट एल्कोहल, ठीक है। एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या है बेटा, इट इज 100% प्योर एथेनॉल। यह जो होता है 100% प्योर एथेनॉल होता है। द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स एथेनॉल। आई बात समझ में। जो 100% प्योर एथेनॉल होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं बेटा, 100% प्योर। इसका अलग अलग ग्रेड कैसे बना हुआ है, इसका अलग अलग ग्रेड जो है वो बना है इसकी प्योरिटी के आधार पे, कि अगर वो 100% प्योर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एल्कोहल, ठीक है। द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स एथेनॉल। जो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एथेनॉल देते हैं। कंटेनिंग वाटर, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं एथेनॉल देते हैं ना, तो उसमें वाटर भी रहता है बेटा, ठीक है। वो प्योर वाटर नहीं होता है, वाटर मतलब उसमें सॉरी प्योर एथेनॉल नहीं होता है, उसमें वाटर भी रहते हैं, ठीक है। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल गिव्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग azeotropic mixture which contain 95% ethanol. To get 100% ethanol, a small amount of benzene is added with azeotropic mixture and then distilled. The first fraction at 337.8 Kelvin consists of water, ethanol and benzene. After all water is removed, the second fraction, कहने का मतलब ये है बेटा, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, इसमें यही बताया गया है कि जो
एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है वो 100% प्योर होता है, यानी 100% प्योर एल्कोहल को हम लोग नाम देते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। ठीक है, चलिए दूसरे पे। अब एब्सोल्यूट एल्कोहल कैसे बनता है वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं, लेकिन आपको बेसिकली ये जानना है कि एब्सोल्यूट एल्कोहल होता क्या है। जो 100% प्योर एथेनॉल होता है, 100% प्योर एल्कोहल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद है मेथिलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड एल्कोहल। मेथिलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड एल्कोहल ये क्या है बेटा? तो ये जो है देखिए, मेथिलेटेड स्पिरिट जो है क्या है? इट इज 90% इथाइल एल्कोहल। टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ एल्कोहल मींट फॉर इंडस्ट्रीज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इट इज मेड अनफिट बाय मिक्सिंग इट methanol, some copper sulfate to give it a color is called methylate spirit or denatured alcohol. It is quite cheap and can be used for non-drinking purpose and particularly in industry. डीनेचर्ड एल्कोहल या मेथिलेटेड स्पिरिट ये क्या है? देखिए बेटा, मैंने पहले ही कहा है कि 95% इथाइल एल्कोहल, इट इज़ 95% इथाइल एल्कोहल। अगर 100% एल्कोहल है, प्योर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 100% प्योर है तो वो तो एब्सोल्यूट एल्कोहल हो गया। 95% हो गया यानी उसकी 5% प्योरिटी घट गई, उसकी 5% प्योरिटी जो है वो घट गई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेथिलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड एल्कोहल। तो ये 5% इम्प्योरिटी हम घटा क्यों रहे हैं? पहले तो 100% प्योर था, एब्सोल्यूट एल्कोहल था, अब उसको हम 95% उसकी प्योरिटी क्यों कर रहे हैं? क्यों उसकी प्योरिटी को घटा रहे हैं? ताकि ये जो 100% प्योर एल्कोहल है ना, इसका लोग शराब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो लोग उसको ना पिए, इसलिए इसको डीनेचर्ड किया जा रहा है। इसके एब्सोल्यूट, इसकी जो प्योरिटी है उसको ख़त्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अनफिट, देखिए, ड्रिंकिंग पर्पस, इट इज़ मेड अनफिट बाय मिक्सिंग इट मेथेनॉल सम कॉपर सल्फेट। इसमें जो है जो 95% जो इथाइल एल्कोहल है, इसमें हम लोग क्या मिक्स कर देते हैं? मेथेनॉल मिक्स कर देते हैं, कॉपर सल्फेट मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा प्योर एल्कोहल है उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? मेथेनॉल मिक्स कर दे रहे हैं, कॉपर सल्फेट मिक्स कर दे रहे हैं, टू गिव इट कलर एंड pyridine, टू गिव इट ए कलर एंड pyridine, अ फॉल स्मेलिंग लिक्विड। ये जो इसका स्मेल होता है उसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग मेथेनॉल डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, तो एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है, और कलर चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गया, तो लोग उसको ना पिए, बदबूदार हो जाता है, ताकि लोग उसको ना पिए। ठीक है, इसलिए किया जा रहा है। द प्रोसेस इज कॉल्ड denatured of alcohol and alcohol thus obtained is called methylated spirit or denatured alcohol. It is quite cheap, ये सस्ता होता है, and can be used for non drinking purpose and particularly in industry. ये जो होता है ना सस्ता होता है क्योंकि प्योरिटी घट गई है इसकी। पहले ये 100% प्योर था, अब उसकी प्योरिटी घट गई तो ये सस्ता हो गया। एक और भी अल्कोहल का पार्ट होता है बेटा, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन तीसरा जो है, मैं उसका पीपीटी बनाना भूल गई। तीसरा जो होता है उसको हम लोग पावर एल्कोहल कहते हैं बेटा। पावर एल्कोहल, ये पावर एल्कोहल क्या होता है बेटा? इसमें जो होता है ना 20% इथेनॉल होता है, 20% C2H5OH प्लस 50% जो होता है गैसोलीन होता है। 50% इसमें क्या होता है बेटा? गैसोलीन। 50% गैसोलीन होता है। ठीक है, यानी ये जो एल्कोहल होता है इसको हम लोग पावर एल्कोहल कहते हैं, जिसमें 20% एथेनॉल होता है एंड 50% गैसोलीन होता है। इन दोनों को मिक्स करके हम लोग फ्यूल के रूप में इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पावर एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल एल्कोहल्स हो गए। पहला हो गया एब्सोल्यूट एल्कोहल, दूसरा हो गया मेथिलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड एल्कोहल, एंड तीसरा हो गया पावर एल्कोहल। तो एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या हो गया? 100% प्योर एल्कोहल। डीनेचर्ड एल्कोहल क्या हो गया? 95% प्योर एल्कोहल।
मतलब उसमें 5% इम्प्योरिटी आ गई। एंड पावर अल्कोहल क्या हो गया, 25% एथेनॉल होता है और 50%, यहाँ पे 50 है बेटा, 20% C2H5 एंड 25% गैसोलीन। तो ये जो होता है पावर अल्कोहल होता है और इसका यूज़ हम लोग गाड़ियों में फ्यूल के रूप में करते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो यहाँ पे जो है हमारा अल्कोहल जो है, अल्कोहल टॉपिक वो खत्म हो गया। मतलब इस चैप्टर के 3 पार्ट्स किए गए हैं, एक में अल्कोहल पढ़ना है, दूसरे में फिनॉल पढ़ना है और तीसरे में ईथर पढ़ना है। तो हमारा जो अल्कोहल है यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग कल के वीडियो में जो है फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। और बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। बेटा मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम, जो तैयारी वाले लोग हैं वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप साइंस का वीडियो बना दीजिए, जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए लोग पढ़ते हैं। तो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी मेरा एक वीडियो आएगा जो सरकारी जॉब वाले बच्चे हैं, जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, वो जो चीज़ साइंस में जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो चीज़ें उनको पूछा जाता है, उस पर मैं काम कर रही हूँ और बहुत ही जल्द इस पर भी एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ये बेटा मैं अपने से नहीं, बच्चे जो हैं आप देखिए कमेंट के थ्रू मुझे ये कर रहे हैं कि मैम ऐसा वीडियो बनाइए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आगे भी यही चाहूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह के वीडियोज़ मुझसे चाहते हैं, मैं किस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ। भाई मेरा काम ही है कि भाई मैं आपको जब यहाँ पढ़ाने आई हूँ तो पढ़ाऊँ, तो आप जिस तरह के वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट करेंगे मैं उसको पूरी करूँगी। तो मैं यही चाहूँगी कि जिस तरह आप मुझे कमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें सजेस्ट करें कि मैम ऐसा करिए, आगे भी सजेस्ट करते रहें। और जिस तरह यहाँ तक मुझे आप लोगों ने सपोर्ट किया है, यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और सबसे लास्ट में मैं यही बात कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के अंदर जो भी कमी हो उसे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।